हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हम यहां पढ़ रहे थे पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 9 की, जिसका नाम क्या था, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। तो दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण। आगे हम देखने वाले हैं, 2 वीडियो हम देख चुके हैं और तीसरी वीडियो में हमने भारत के संविधान के निर्माण के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे आज कुछ फैक्ट हैं जो भारत के संविधान के बारे में है, और उसके साथ साथ हम अपने भारत के संविधान का प्रीएम्बल डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी मूल्य देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि महात्मा गांधी भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति महात्मा गांधी जो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, तो क्या महात्मा गांधी के विचारों को संविधान में नहीं लिखा गया है? ऐसा नहीं है। 1931 में महात्मा गांधी ने एक पत्रिका निकाली थी यंग इंडिया नाम से। यह भी नाम आपको याद रखना है। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? पत्रिका है महात्मा गांधी की। ठीक है, पुस्तक नहीं, पत्रिका। नाम याद रखना, पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की है। 1931 में इन्होंने निकाली थी और इसमें अपने विचार व्यक्त किए थे। महात्मा गांधी के विचार कहां है? यंग इंडिया में। और उन्हीं विचारों से संविधान में निर्माण किए गए कुछ मूल तत्व, जैसे महात्मा गांधी क्या कहते थे कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट लाइन, अंत्योदय की भावना। अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम हाशिए पर बैठा व्यक्ति समान होना चाहिए जो प्रथम पद पर है उसके लिए बराबर। ठीक है, तो ये विचार थे महात्मा गांधी के थे। और ऐसे ही विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे? भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत होना चाहिए। ये सपना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा के सदस्य थे। आपको पता होगा कि ये कौन थे? प्रारूप समिति के प्रमुख थे। और इनके विचार महात्मा गांधी के विचारों से काफी अलग थे। दोनों ही चाहते थे कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंप्लीमेंट करने के तरीके महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर सर के अलग अलग थे। ठीक है, असमानता कैसे दूर की जाती है, इन दोनों के विचार अलग अलग थे। और महात्मा गांधी के ये कटु आलोचक भी थे। देखिए, जब हम ब्रिटिश रूल पढ़ रहे थे तो ब्रिटिश रूल में एक पॉइंट आया था जहां पर पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। तो उस जगह पर क्या हो रहा था? महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा, जो प्रस्ताव था कि जो हिंदू थे, पहले तो हमने देखा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, फिर उसके बाद सिख ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। अब उसके बाद क्या हो रहा था? हिंदू धर्म का ही निचली जाति थी, जो निचली जाति थी, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही थी। और उसके समक्ष 2 व्यक्ति थे, एक तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पक्ष में थे कि जो समाज के निचले व्यक्ति हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी का विचार था कि अगर हम इस तरह से पृथक निर्वाचन करते रहेंगे तो हमारे देश के लोग आपस में ही बट जाएंगे। और ये भावना महात्मा गांधी के विचारों में थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, लेकिन जब भी चुनाव होंगे तो चुनाव में जो व्यक्ति होंगे, निचले व्यक्ति होंगे, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व की जाएगी। तो यहां से भी निकल के आता ही है आरक्षण की भावना। जब आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ सीटें हैं जो रिजर्व की जाती हैं। पंचायत में आपने देखा होगा, पंचायत में किन के लिए? SC, ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो इसी तरह के विचार महात्मा गांधी लेकर आए कि हम इन लोगों को अलग नहीं करेंगे, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन इनके लिए सीट रिजर्व करेंगे। तो ये कुछ बुनियादी मूल्य थे। अब इसके बाद बात करते हैं जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना कहां से आई? तो सबसे पहले संविधान का निर्माण किया गया था अमेरिका में। लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान कहां का है? अमेरिका का है। और अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना डाली। ठीक है, अमेरिका के संविधान में ही प्रस्तावना सबसे पहले आई।
और इसी प्रस्तावना को देखकर दुनिया के कई ऐसे देश थे जिन्होंने जब अपना संविधान लिखा तो उसकी शुरुआत में प्रस्तावना डाली थी। ठीक है, तो प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना एक दर्शन है। ठीक है, प्रस्तावना में एक दर्शन मिलता है जो पूरे संविधान के निर्माण की बात करता है। मतलब अगर संविधान के बारे में हमें पढ़ना है तो हम प्रस्तावना को देख लें और प्रस्तावना से हमें पता चल जाएगा इस देश के संविधान में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और दर्शन किस तरह का होगा? कानूनी फैसले, मूल्यांकन और परीक्षण का मानक, इसके और भी वो है कि कौन फैसला लेगा, कानून कौन सा होगा, अच्छा होगा फैसला या बुरा होगा। तो इस तरह की बातें हमारी प्रस्तावना में मिलती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन, भारतीय संविधान की आत्मा कौन होती है? प्रस्तावना होती है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। अब ये मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है। अभी हम एनसीईआरटी को ही केवल बेस लेके चल रहे हैं। जब हम इग्नू पढ़ेंगे या फिर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी एक सीरीज चल रही है, वो कौन सी है? वो है लक्ष्मीकांत की। तो लक्ष्मीकांत की सीरीज में जैसे ही आपको प्रस्तावना डिटेल में पढ़नी है ना, तो प्रस्तावना वाली वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक शब्द हमें पूरा याद होना चाहिए। सबसे पहला आता है हम भारत के लोग। भारत के लोगों को दिया गया अधिकार कि कौन हमारे देश का संविधान बना रहा है? हम भारत के लोग, मतलब लोकतंत्र, यहां से हमारे निकल के आता है शब्द लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये चार है। उसके बाद गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात करी गई है। 5 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये शब्द आपको याद रखने हैं। न्याय कितने प्रकार के हैं प्रस्तावना में? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके साथ समता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इन्हें प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली, कौन कौन से? राष्ट्र की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली, दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को कौन सी तारीख? 26 नवंबर 1949, ये डेट भी आपको याद रखनी है, के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपको पूरा याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? देखिए कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले कौन से शब्द आते हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद न्याय की बात की गई, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा, इसकी बात की गई, और बंधुता बढ़ाने की बात की गई। और कब ये लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। लास्ट लाइन क्या लिखी है? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्या यही प्रस्तावना हमारी मूल प्रस्तावना है? मूल प्रस्तावना का मतलब है जब प्रस्तावना बनाई गई थी, पहली प्रस्तावना जब बनाई गई थी, हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1949 में प्रस्तावना बन के तैयार हुई, तो यही प्रस्तावना थी? ये प्रस्तावना नहीं थी। इसमें 3 शब्दों को ऐड किया गया। कौन कौन से वो शब्द थे? एक तो था पंथ निरपेक्ष, ठीक है, आपको याद रखना है, पंथ निरपेक्ष। और दूसरा था समाजवादी। इसके बाद तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर डिटेल में आपको पढ़ना है कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किस तरह से संविधान में संशोधन किए गए, कितने बार संविधान में संशोधन किए गए, तो इसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखनी है। बाकी का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही है, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक,
अब बात करते हैं हमारे संविधान के बारे में। एक प्रमुख बात है कि क्या जो संविधान है, जैसे अभी हमने कहा संशोधन किया गया, कौन कौन सा संशोधन किया गया? ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन। तो इससे पहले 41 संविधान संशोधन हो चुके थे और आज तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान में संशोधन क्या हो रहा है? ये क्या है संविधान संशोधन? तो यही बात है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तब जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति क्या सोचते थे कि जो हमने मूल संविधान बना लिया, क्या यही संविधान मूल संविधान रहेगा? क्या भविष्य में कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जब संविधान में लिखी हुई बातें हमारे लिए निरर्थक हो सकती हैं या फिर नई बातों को हमें ऐड करना जरूरी हो सकता है? ये विचार संविधान बनाने वाले लोगों के, संविधान सभा में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन व्यक्तियों के दिमाग में भी आया था। तो उन्होंने एक पॉइंट रखा कि संविधान में संशोधन किया जाएगा, जैसे संविधान संशोधन के नाम से जाना जाएगा, और इसके द्वारा नए नए नियम शामिल किए जा सकते हैं और जो पुराने इर्रेलेवेंट नियम हैं उन नियमों को हटाया जा सकता है। तो यही संविधान संशोधन है। तो यहां आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब चैप्टर में कुछ पॉइंट हैं, जैसे रंग भेद। तो रंग भेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। रंग भेद कहां था? हमने पूरा चैप्टर जब पढ़ा था तो इसमें कुछ की फैक्ट थे, वो की फैक्ट दिए हुए हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। रंग भेद होता क्या है? दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली भेदभाव किया जाता था। तो वही नस्ली भेदभाव रंग के आधार पर था। हमने बताया था कौन कौन से लोग थे। गोरे लोग थे, काली चमड़ी वाले लोग थे और भारतीय लोग थे। तो इस तरह के लोग रंग भेद में आते हैं। धारा क्या होती है? जैसे कौन सी धारा है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। आर्टिकल हम देखते हैं, इसी आर्टिकल को हम धारा के रूप में भी देखते हैं, लेकिन धारा किसमें? ये संविधान की धारा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये आईपीसी की धारा नहीं है, जो इंडियन पिनल कोड है उसकी भी धाराएं होती हैं। तो किसी भी एक दस्तावेज की कोई भी एक खास हिस्सा होता है उसे धारा कहते हैं। अब जैसे संविधान की बात की जाएगी तो उसमें अनुच्छेद होगा, इंडियन पिनल कोड की बात की जाएगी तो उसमें भी धाराएं होंगी। तो ये धारा होती है। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है और इसमें राजनीतिक और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून लिखे हुए हैं और इसके साथ साथ व्यक्ति के मूल कर्तव्य भी लिखे हुए हैं, मूल अधिकार भी लिखे हुए हैं। इस तरह की चीजें कहां है? संविधान में है। संविधान संशोधन क्या है? कि देश का जो विधायी संस्था है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है? संविधान में बदलाव किया जा सकता है। इसी बदलाव को क्या कहेंगे? संविधान संशोधन कहेंगे। अगला पॉइंट है संविधान सभा। जब जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए एक साथ और उन्होंने देश का एक सर्वोच्च कानून लिखा, उस कानून को लिखने वाली संस्था को हमने क्या कहा? संविधान सभा कहा। प्रारूप क्या है? किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, मतलब उसका एक खाका है जिसमें यह बताया गया कि इस जगह ये लिखा जाएगा, इस जगह ये लिखा जाएगा, इस जगह ये लिखा जाएगा। तो इस तरह का जो खाका बनाया गया वो प्रारूप है। मतलब एक रूप बनने से पहले हमने एक ढांचा बना लिया। जब हम एक घर बनाते हैं तो घर से पहले हम क्या करते हैं? हम कागज पे एक नक्शा बनाते हैं, वही नक्शा प्रारूप है, ठीक है। दर्शन क्या है? किसी सोच और काम को दिशा देने वाली कोई बुनियादी विचार है, वो दर्शन कहलाता है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का पहला कदम, संविधान की आत्मा। भारत के संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना। देशद्रोह क्या है? देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके विचार, जो सरकार है उस सरकार को हटाकर कुछ अन्य प्रकार की सरकार को स्थापित करना, यह देशद्रोह कहलाता है और यह जनता के हित में नहीं होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, यह जनता के हित में नहीं होगा। एक सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश क्या कहलाती है? देशद्रोह कहलाती है। यह देशद्रोह शब्द हमने कहां पढ़ा था? यह हमने पढ़ा था अफ्रीका का, जब हम संविधान पढ़ रहे थे तब यह देशद्रोह शब्द पढ़ा था। अब आपको क्या करना है? यहां तक तो मैंने की पॉइंट बता दिए। अब आपको देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखा हुआ है। जो संविधान सभा के सदस्य थे ना, उनके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये आपको याद करनी है बहुत अच्छी तरह से। सरोजनी नायडू के बारे में याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले पॉइंट पे मैं जाता हूं। ये हैं अबुल कलाम आजाद, टीटी कृष्णामाचारी, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद जयपाल सिंह और राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में भी आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ लीजिए, इससे अच्छा रहता है।
ओके, इसके बाद कौन है, एच.सी. मुखर्जी हैं और जी दुर्गाबाई देशमुख है, इनके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद बलदेव सिंह और के.एम. मुंशी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर साहब, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और सोमनाथ लाड़िया, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और एक एक शब्द आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कोई भी एक सभा बनाई, समिति बनाई या किसी भी समिति का वो अध्यक्ष है, तो वो सारी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर संविधान जब लिख रहे थे तो काफी समितियां बनाई गई, उन समितियों के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, तो ये भी पढ़ना है। या फिर जैसे अभी यहां पर ही लिखा हुआ है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये आपको शब्द, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला लेक्चर आपका अगले चैप्टर पे होगा, तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और उसके साथ हम बताएंगे कि हमने कितना कितना एग्जाम का सिलेबस कवर कर लिया है और अगला चैप्टर कौन से पॉइंट के लिए आपके लिए रिलेवेंट है। ओके, तो लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए। चैनल शेयर नहीं कर रहे हैं आप, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।